बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें पता है कि कुदरत में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें लैब में भी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जा चुका है। यानी कुछ तो ऐसी खसूसियात होंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि ये इतनी कसीर तादाद में पाए जाते हैं। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स। यानी मेन रोल जो आता है वो कार्बन का आता है। तो पहली जो अहम खसूसियत है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। मेरे शेयर में अगर आप गौर करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 4 और मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है और तकरीबन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो पहली जो कार्बन की खसूसियत है वो है इसकी टेट्रावेलेंसी। कार्बन कैन फॉर्म अप टू 4 बॉन्ड्स, जिसकी वजह से चूँकि ये ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकता है तो ज़्यादा एटम से जुड़ेगा और ज़्यादा तादाद में कंपाउंड्स बनाएगा। अब अगर हम गौर करें तो दूसरी चीज़ है कैटिनेशन। कैटिनेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ये कार्बन की ही एबिलिटी है, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम विद अदर एटम्स हम कह सकते हैं, क्योंकि सेल्फ लिंकिंग है इसलिए हम अदर एटम्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म या तो लॉन्ग चेन्स बनाए या फिर रिंग्स बनाए या फिर दोनों भी कर सकता है। टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। नीचे मैंने चेन की मिसाल दी है, जैसे आप गौर करें तो ब्यूटेन दिया हुआ है एन ब्यूटेन, ये चेन की फॉर्म में है। रिंग की मिसाल दी हुई है बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन, ये भी रिंग की जो कि साइक्लिक है, रिंग फॉर्म में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आप सेल्फ नहीं लगाना चाह रहे तो आप कह सकते हैं द लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विद अदर एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कार्बन के अलावा बस कुछ और एलिमेंट्स में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन में होती है। अगला हमारे पास पॉइंट बनता है मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। आपको पता है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये सारी बॉन्ड्स जो है वो सिंगल बनाए और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कार्बन एटम कार्बन के साथ ही बनाए। तो कार्बन कैन फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स, सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। कार्बन एटम्स के साथ भी बना सकता है, लेकिन दूसरे एटम्स जैसा कि दूसरे एलिमेंट्स जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन्स के साथ भी ये स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है और ऐसे और कंपाउंड डेरिवेटिव बनाएगा। अगला हमारे पास है नॉन आयोनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, तो इनमें आयनिक नेचर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चूँकि आयनिक है ही नहीं तो ये आयनिक रिएक्शंस भी नहीं देंगे, ये सिर्फ कौन से रिएक्शंस देंगे, ये कोवलेंट रिएक्शंस देंगे या मैकेनिज्म इन्वॉल्व रिएक्शंस देंगे। अगला हमारे पास पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब चूँकि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी, मल्टीपल बॉन्डिंग और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों का मुशाहिदा करता है, तो कुछ हद तक इनमें कॉम्प्लेक्स नेचर आ जाती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये देखा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर मास या साइज़ होता है वो बहुत लार्ज होता है। आप अगर गौर करें तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, जबकि अगर आप ग्लूकोज का लेना चाहें C6H12O6 तो 180 AMU बन रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कदरे सिंपल भी होते हैं और उनका साइज़ भी कम होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स, इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा और साइज़ बड़ा होता है, स्ट्रक्चर इनका कॉम्प्लेक्स होता है और ये आमतौर पर ऐसे रिएक्शंस इन्वॉल्व करते हैं जिनमें मैकेनिज़्म, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़म्स हों, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। मिसाल एक दे दी है मैंने स्टार्च की, अगर आप गौर करें तो इसका फार्मूला ही खुद ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और जब ज़्यादा सारे n यानी थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आना शुरू हो जाएँ तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन, आपको पता है एंजाइम्स और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर जो है जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर एंड सो ऑन, यानी इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन्स का 1000 से लेकर मिलियंस तक हो सकता है, यानी यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा नेचर के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक और अहम खसूसियत आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं, लेकिन उनके अंदर एटम्स की तरतीब यानी अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है।
हम कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब बात आती है कि आइसोमेरिज्म से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स की डेफिनेशन बनती है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा जबकि स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ हो, उन्हें क्या कहेंगे? आइसोमर्स। एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें पेंटेन, एक अल्केन है जिसमें अगर आप गौर करें तो कार्बन 5 पाए जा रहे हैं और हाइड्रोजन 12। ज़रा गौर करें, यहाँ पर टोटल 5 कार्बन हैं और हाइड्रोजन गिनने पर 12 ही हैं, यानी एन पेंटेन। आइसोपेंटेन में हम एक सब्स्टिट्यूएंट यानी एक ग्रुप को साइड में रख दें तो ये आइसोपेंटेन कहलाएगा, जबकि न्यू पेंटेन में दरमियान में एक कार्बन है और चारों जानिब सब्स्टिट्यूएंट या CH3 ग्रुप्स मौजूद हैं। तो आप अगर गौर करें, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन और हाइड्रोजन जो है उतने ही हैं, यानी C5H12, जबकि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ है। ये स्ट्रेट चेन में है, ये ब्रांच चेन में है, ये टर्शरी या फिर हाईली ब्रांच्ड फॉर्म में है। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह के होते हैं, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं उनका रेट जो होता है वो कदरे स्लो होता है। वजह ये है, हमें पता है कि मॉलिक्यूलर नेचर जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो कॉम्प्लेक्स है, उनका साइज़ भी कॉम्प्लेक्स होता है, लार्ज होता है, स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है, रिएक्शंस भी उनके मैकेनिज़्म वाले होते हैं। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं एक तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं देते हैं, यानी इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं देते हैं, पोर यील्ड होती है और इनके रिएक्शंस क्या होते हैं? स्लो होते हैं। जबकि आयनिक रिएक्शंस जो हैं वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। आगे अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी या हल पजीरी, इसमें एक रूल जो बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये रूल कहता है कि जो पोलर सब्सटेंसेस हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे जो कि नॉन पोलर होती हैं, ज़्यादातर पोलर जो सब्सटेंसेस हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगी, जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगी। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हल होंगे, ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल नहीं हो सकते। जैसे ये सॉल्युबल होते हैं बेंजीन में, ईथर में, पेट्रोलियम में, जबकि मैं कह सकती हूँ कि भाई मीथेन या पेट्रोलियम जो है ये बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम में हल हो जाएगी। जबकि कभी आपने देखा होगा कि पेट्रोल जो है या डीजल जो है वो पानी में हल नहीं होता, ना ही ऑयल होता है, क्योंकि वो जो है वो ऑर्गेनिक नेचर के हैं और जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में नहीं हल होते। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है, या कुछ और चीज़ें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत की वजाहत करेंगे। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे पानी, ये तो ज़िंदगी के लिए अहम है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी ज़िंदगी की बका, उसे चलाने के लिए यानी सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अब अगर हम देखें लिविंग ऑर्गेनिज़म यानी बायोकेमिस्ट्री की बात करें, तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो असल में ऑर्गेनिक हैं। इसके अलावा वो मॉलिक्यूल्स जो इन रिएक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जैसे हम रेस्पिरेशन, डाइजेशन में इन्हें इस्तेमाल करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, ये तमाम मॉलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। खुराक जो हम खाते हैं वो पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं। ये खुराक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स पर मुश्तमिल होती है। ये भी क्या हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। सिंथेटिक कंपाउंड्स जैसा कि प्लास्टिक, मेडिसिन्स, इसके अलावा खुराक को महफूज करने वाले केमिकल्स यानी प्रेजर्वेटिव्स, पेंट्स, वैनिशेस, फर्नीचर की पॉलिश वगैरह, खादें, पेस्टिसाइड्स, क्लॉथिंग, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, मेकअप का सामान और डाइज़ वगैरह, रंग रोगन वगैरह, ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद से ही तैयार किए जाते हैं ताकि नेचुरल कंपाउंड्स की जगह पर इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम जो सनत है वो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, या हम कह सकते हैं फ्यूल इंडस्ट्री। नेचुरल गैस, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, कोल गैस, कोल तार, कोक, जेट फ्यूल, CNG, PNG और LPG अलग अलग फ्रैक्शंस हैं जो कि पेट्रोलियम और कोयले से हासिल की जाती हैं। ये भी इन्हें निकालना, फिर इनको अलहदा करना, हाँ, ये सारा अमल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के असूलों पर काम करता है।
उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।